हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस माइनर 5th सेमेस्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसका यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 1 कंप्लीट की थी। इस वीडियो में हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। यूनिट 2 में आपको मेनली थ्योरीज पढ़नी है जो भी इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसी थ्योरीज है जिनका नाम इंटरनेशनल रिलेशन का नाम जब हम लेते हैं तो ज़रूर आता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जैसे रियलिज़म, नियो रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, नियो मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है जब हम इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ें, स्टडी करें, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी इन सब थ्योरीज की स्टडी के बिना अधूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से किया जाता है। जैसे अलग अलग थ्योरीज जो है उनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन हम तभी अच्छे से कर सकते हैं जब हमको सारी थ्योरीज के बारे में अच्छे से जानकारी हो, इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो हम वैश्विक राजनीति के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व की राजनीति कैसी है, अलग अलग देशों का आपस में कैसा आर्थिक संबंध है, सामाजिक संरचना कैसी है। इन सब का अध्ययन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से पहले। इसमें कुछ मुख्य थ्योरीज हैं, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। थ्योरीज का मतलब है सिद्धांत। तो कुछ मुख्य सिद्धांत है जैसे यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रियलिज़म यानी कि यथार्थवाद के बारे में। तो रियलिज़म जो है इसको रियल पॉलिटिक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करें तो बहुत ज़रूरी है रियलिज़म का अध्ययन करना। रियलिज़म जो है ये शक्ति तथा राष्ट्रीय स्वार्थ को केंद्रीय महत्व देता है। ये बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब हम अध्ययन करें तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अलग अलग देश जो हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं तथा उनके जो राष्ट्रीय स्वार्थ है उनका भी अध्ययन करें, क्योंकि यथार्थवादी मानते हैं कि हर एक देश प्रयास करता है कि वो अपनी शक्ति को बढ़ा सके। हर एक देश का मुख्य जो केंद्र होता है आगे बढ़ने का, विकास करने का, वो होता है शक्ति को बढ़ाना। अब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर एक देश प्रयास करता है। हर एक देश जो है उसका कुछ ना कुछ राष्ट्रीय स्वार्थ भी होता है जिसको वो पूरा करना चाहता है। तो वो जो उसका राष्ट्रीय स्वार्थ होता है उसी पर वो देश महत्व देता है। लेकिन इन सब में एक कॉमन जो मोटिव है हर एक देश का, वो है शक्ति को बढ़ाना, पावर गैदर करना, उसको इम्प्रूव करना, इंक्रीज़ करना। शक्ति का संग्रह बहुत ज़रूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति करने के लिए, क्योंकि अगर किसी देश के पास शक्ति नहीं होगी तो दूसरे देश के द्वारा उसको दबाया जा सकता है या उस देश के अधिकारों का हनन हो सकता है। तो इसीलिए हर देश प्रयास करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति एकत्र करें। यथार्थवादी मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो प्रकृति है ये संघर्षात्मक है, क्योंकि हर देश अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। हर देश चाहता है कि वो आगे बढ़े दूसरे देश से। इसके लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का उपयोग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का संग्रह करते हैं। आइए अब जानते हैं जो यथार्थवाद है इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। तो यथार्थवाद की मुख्य विशेषता क्या क्या है। पहली है राज्य की केंद्रीयता। यथार्थवाद जो है इसमें राज्य को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का मुख्य अभिनेता माना जाता है। ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी कि इंटरनेशनल जो सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में राज्य जो है ये मुख्य अभिनेता है। मतलब कि इसमें राज्य को केंद्र पर माना जाता है कि जो कुछ भी है वो राज्य से है। इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है वो कौन कर रहा है, राज्य कर रहा है। ठीक है, तो यथार्थवादी जो है ये राज्य को मुख्य अभिनेता मानते हैं। ये मानते हैं कि अन्य संस्था या समूह जो है ये कम महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है राज्य, क्योंकि अगर राज्य नहीं होगा तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई महत्व नहीं रह पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति नहीं चल पाएगी अगर राज्य नहीं होगा, तो ये राज्य को केंद्र पर रखते हैं। दूसरा है सत्ता की महत्वता।
यथार्थवादी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति तथा सुरक्षा के प्रयोग पर बल देते हैं। ये बोलते हैं कि अगर हमको अपनी सुरक्षा बनाए रखनी है, अगर हमको अपनी सुरक्षा को मेंटेन करके रखना है, सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शक्ति का होना। एंड शक्ति तभी हासिल होगी जब राज्य की स्थिति मजबूत होगी। राज्य की कौन सी स्थिति मजबूत करने की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति को मजबूत करने की बात हो रही है। ठीक है, तो जब राज्य की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति मजबूत होगी तभी शक्ति का संतुलन अच्छे से हो पाएगा, तभी राज्य अपनी शक्ति को बढ़ा पाएगा तथा तभी राज्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएगा। तो इसमें सत्ता की महत्वता पर भी जोर दिया जाता है कि राज्य को अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है मानव स्वभाव। यथार्थवादी जो है ये मानव को स्वार्थी मानते हैं। ये मानते हैं कि राज्य जो है ये भी स्वार्थी है क्योंकि मानव भी स्वार्थी है। हर राज्य का अपना एक स्वार्थ होता है। इसी स्वार्थ के चलते हर राज्य दूसरे राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, चाहे वो आर्थिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं नियो रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवाद क्या है। जैसे यथार्थवाद होता है वैसे ही नव यथार्थवाद भी होता है। नव यथार्थवाद को स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो संरचना है या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की जो व्यवस्था है ये शक्ति के वितरण को निर्धारित करती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये मानते हैं कि शक्ति का वितरण होना चाहिए। इसके अलावा इनके को विचारधाराएं ये मानते हैं कि दो तरीके के राज्य होते हैं, एक जो संतुलन बनाने वाले होते हैं, दूसरे जो संतुलन को बाधित करने वाले होते हैं। तो ये दो मुख्य विचारधाराएं हैं नव यथार्थवादियों की। ठीक है, आइए अब जानते हैं उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म के बारे में। लिबरलिज्म की बात करें तो उदारवाद एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, संवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को मुख्य मानता है। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा यथार्थवाद के बारे में, तो यथार्थवादी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जब हम अध्ययन करें तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अध्ययन करना ज़रूरी नहीं है। यथार्थवादी ये भी मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है इसका कोई महत्व नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि ये सेंटर में किसको रखते हैं, राज्य को रखते हैं। ठीक है, जबकि जो उदारवादी है, जो लिबरलिस्ट हैं, वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होती है भूमिका वो होती है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक यथार्थवादी तथा उदारवादियों में। यथार्थवादी मानते हैं कि राज्य केंद्र पर होना चाहिए, जबकि उदारवादी मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होना भी ज़रूरी है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को मुख्य बताते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग तथा संवाद बहुत ज़रूरी है। संवाद किसके माध्यम से होता है, संस्थाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सामाजिक एवं आर्थिक कारक। उदारवादी मानते हैं कि कुछ सामाजिक तथा आर्थिक कारक भी होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में मुख्य होते हैं। अब किसी भी देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता उस देश के युद्ध की संभावना को कम कर देती है, क्योंकि वो देश जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा, जिसके पास सभी आर्थिक संसाधन प्रचुरता में होंगे, उस देश के साथ दूसरे देश युद्ध करने से डरेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ये देश काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा देश चाहेंगे कि उस देश से वो मित्रता वाले संबंध बना कर रखें, ना कि शत्रुता वाले। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि आर्थिक कारक जो है, मतलब कि आर्थिक संपन्नता जो है वो युद्ध की संभावना को कम कर देती है। तो उदारवादियों का ये मानना है कि आर्थिक संपन्नता किसी भी देश को और ज़्यादा विकसित बनाती है युद्ध की संभावना को कम करके। नेक्स्ट है लोकतंत्र का महत्व। उदारवादी जो है वो मानते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों के बीच में सहयोग की संभावना कितनी ज़रूरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र का वो बहुत ज़्यादा महत्व मानते हैं। उदारवादी मानते हैं कि लोकतांत्रिक देशों के बीच में युद्ध की संभावना को अगर हमें कम करना है तो लोकतंत्र को अपनाना होगा, क्योंकि वो लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन का तरीका मानते हैं। नेक्स्ट है नियो लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद। नव उदारवादी जो है ये मानते हैं वैश्वीकरण
की महत्व पर ये जोर देते हैं। ये मानते हैं कि आर्थिक विकास तथा व्यापार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तथा ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं तथा व्यापारिक सहयोग से भी शांति की संभावना संभव है। मतलब ये जो नव उदारवादी हैं ये मानते हैं कि अगर किसी भी देश को विकास करना है तो उसका आर्थिक रूप से संपन्न बनना ज़रूरी है। ये व्यापार पर जोर देते हैं तथा ये मानते हैं कि अगर एक देश अपने आर्थिक संपन्नता को बढ़ा लेता है, अगर एक देश अपने आर्थिक संपन्नता को इतने ज़्यादा हद तक बढ़ा लेता है कि दूसरा देश उससे मित्रता करना चाहे तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है तथा परस्पर सहयोग तथा शांति की स्थापना हो जाती है। तो ये नव उदारवादी मानते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं मार्क्सवाद के बारे में। कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने मार्क्सवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक संरचना तथा वर्ग संघर्ष के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक संरचना तथा वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल के रूप में देखते हैं। ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उच्च वर्ग के होते हैं, कुछ लोग होते हैं मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ लोग निम्न वर्ग के होते हैं। तो ये सोसाइटी को आर्थिक संपन्नता के आधार पर 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, 3 वर्गों में बांटते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। ठीक है, अच्छा, ये आर्थिक संबंधों के प्रभाव पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि जो आर्थिक संरचना है वही राजनीतिक तथा सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये आर्थिक शोषण तथा असमानता का भी मुख्य स्थान मानते हैं। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष यानी कि क्लास स्ट्रगल। मार्क्सवाद के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच में संघर्ष होता रहता है। यह संघर्ष पूंजीवादी देशों तथा शोषित देशों के बीच में होता है। ठीक है, तो ये वर्ग संघर्ष पर भी जोर देते हैं। नेक्स्ट है नया मार्क्सवाद यानी कि नियो मार्क्सिज्म। ये क्या मानते हैं? जो नव मार्क्सवादी हैं ये वैश्वीकरण, सांस्कृतिक कारक तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर जोर देते हैं। ये बोलते हैं कि देशों को उन्नति तथा विकास करना चाहिए लेकिन उनको पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरणीय मुद्दों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये मानते हैं कि आधुनिक पूंजीवाद जो है उसने संघर्ष तथा असमानताओं को जन्म दिया है, यानी कि ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होते हैं। एंड ये बोलते हैं कि पूंजीवाद के कारण ही वर्ग संघर्ष तथा असमानता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आते हैं नारीवादी। नारीवादी विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग पहचान तथा महिलाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलते हैं कि महिलाओं की जो भूमिका है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर जितनी भी विचारधारा हमने देखी, चाहे वो उदारवाद हो, यथार्थवाद हो, आदर्शवाद हो, किसी भी विचारधारा में महिलाओं को अनदेखा किया गया, किसी भी विचारधारा में महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है, महिलाओं के विचारों को स्थान नहीं दिया गया है। इसीलिए एक नई विचारधारा की ज़रूरत पड़ी जिसमें महिलाओं के अधिकारों की भी बात की जाए, महिलाओं के दृष्टिकोण को भी महत्व दिया जाए। तब नारीवादी आए। नारीवादी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लिंग पहचान तथा महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हैं। ये बोलते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना चाहिए, महिलाओं को भी अवसर देना चाहिए कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में महिलाओं की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नारीवादी जो है ये बोलते हैं कि सामाजिक न्याय, समानता तथा मानवाधिकार के मुद्दों पर गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। नारीवादी बोलते हैं कि महिलाओं को भी समानता तथा समान मानवाधिकार मिलने चाहिए जो कि अन्य लोगों को मिलते हैं। यह मानते हैं कि महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का भी पूरा हक है कि वो देश में क्या कानून बनेगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, उसमें अपना दृष्टिकोण प्रकट करे। तो ये इनकी विचारधारा है। ठीक है, ग्लोबल नारीवाद यानी कि ग्लोबल फेमिनिज्म,
ये क्या बोलते हैं, ये एक समकालीन दृष्टिकोण है जो कि वैश्विक स्तर पर नारीवादी मुद्दों को उठाता है। यह महिलाओं के अधिकार, समानता तथा उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।